हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं हूं विनय सर। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जो संबंधित हैं हीट चैप्टर से। इसमें लगभग आपको 72 क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेश का सुचालक होता है। विद्युत आवेश का सुचालक मतलब होता है ऐसा कौन सा वस्तु है जिसमें विद्युत आवेश का आसानी से प्रवाह हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तांबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक होता है। तो इसमें विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो क्या है, ग्रेफाइट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक होता है। तो किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति की वजह से, आपका ऑप्शन क्या है, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। इसका सही आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत को सुचालक नहीं है। विद्युत को सुचालक मतलब क्या होता है, ऐसा कौन सा वस्तु है जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये तो विद्युत को सुचालक नहीं है, बिल्कुल सही है। बाकी एल्युमिनियम, टंगस्टन और निकल, ये क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। चीनी मिट्टी विद्युत को सुचालक नहीं बल्कि कुचालक होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का बैड कंडक्टर। उष्णता का मतलब क्या होता है, हीट का क्या होता है, बैड कंडक्टर, यानी कि हीट का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हीरा, माइका, पानी और लकड़ी। तो हीट का जो तो बैड कंडक्टर कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। लकड़ी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। सॉरी, ये हीट का क्या होता है, कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, निम्नलिखित में समानता का पता लगाए। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये सभी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सभी क्या है, विद्युत के अच्छे चालक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है। किसी ठोस धातु को उसमें चालकता जो होता है बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है, घटेगा। बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है, ये घटेगा। यही चीज़ कहा दे यहाँ पे कहा दे अर्धधातु उपधातु का। तो उपधातु के क्या होता है कि उसमें चालकता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन धातु के उसमें चालकता क्या होता है, तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। ऊष्मा का सबसे अवरोधी, इसका मीनिंग क्या होता है, उष्मारोधी मतलब कि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाता है, उष्मारोधी कहलाता है। तो ऑप्शन क्या है, पहला रबर, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा। नहीं, इससे तांबा आ गया है इस ऑप्शन में, इसलिए नहीं होगा ये। दूसरा क्या, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज़, कपास, बेकलाइट, शुष्क हवा, रबर, ये हो सकता है। फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन सी को, चांदी, तांबा, सोना, लाल। इसमें तो सारे क्या है, ऊष्मारोधी नहीं है, इसमें हीट का क्या प्रभाव हो सकता है। चौथा ऑप्शन क्या, बेकलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट, एल्युमिनियम। इसमें एल्युमिनियम आ गया फोर्थ ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, हीट का क्या होता है, चालक होता है, ऊष्मा का चालक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकलाइट, शुष्क हवा, रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक कौन होते हैं। तो तुलनात्मक, यदि सारे ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, पीबी और एचई, शीशा और पारा, यही तो हो जाएगा ऊष्मा का कुचालक। बाकी जो ऑप्शन ए यू ए जी है, ये तो क्या होता है, सोना चांदी, ये क्या होता है, विद्युत ऊष्मा के चालक होते हैं। सी में क्या है, कॉपर और एफी, सी और एफी, ये भी क्या होता है, ऊष्मा के चालक होते हैं। फोर्थ में क्या है, सी और एल्युमिनियम है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये भी क्या ऊष्मा के चालक होते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा,
पीवी और एसजी यानी कि सीसा और पारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा इसका आंसर थर्मिस्टर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? थर्मिस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। डैश तंत्र तल पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन करती हैं। डैश तंत्र तल पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन करते हैं। ये संवहनी संबंधी हो जाएगा। संवहन प्रोसेस द्वारा क्या होता है कि जो द्रव और गैस होते हैं वो गर्म होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो गया। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या होता है? द्रव और गैसों में जो ताप अंतरण का मुख्य वजह क्या होता है? संवहन होता है। द्रव और गैस जो होता है संवहन की वजह से गर्म होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो गया। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। किस में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बॉयलर भट्ठी। बॉयलर भट्ठी में क्या होता है कि ताप का जो अंतरण होता है यानी हीट का जो ट्रांसफ़र हो जाता है किस रूप में? चालन प्रोसेस से भी होता है, संवहन प्रोसेस और विकिरण, ये तीनों प्रोसेस से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है किसकी? पहला ऑप्शन इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसके पृष्ठ के विस्तार में प्रकार पर, उपरोक्त सभी पर। इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है? ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगी। सही आंसर इसका क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसको आप लोग निकाल भी सकते हैं कि सी बटे, इसका फॉर्मूला होता है सी बटे एफ होता है एफ माइनस 32 बटे 9, ठीक ना। इसमें सी के जगह पर 0 रख दीजिएगा आपका और इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 12 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था ये द्रव हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? द्रव होगा। यदि 0 से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो ठोस अवस्था हो जाएगा। 100 से ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा? वो गैस अवस्था होगा। बट यहाँ पे कहता है 0 से 100 के बीच रहे तो क्या हो जाएगा? ये द्रव अवस्था होगा। तो 12 डिग्री सेल्सियस कहता है तो जल की भौतिक अवस्था कौन सी होगी? द्रव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पानी का हिमांक बिंदु कितना है? तो आपको पता है पानी का हिमांक मतलब क्या होता है कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट, वो कौन सा तापमान है जिस पे पानी जो है हिम यानी बर्फ़ में चेंजिंग होता है। तो आपको पता है कि पानी जो बर्फ़ में चेंजिंग होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंजिंग होता है। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन जो कह रहा है यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कह रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बना भी सकते हैं कैसे? C/5 एफ बराबर एफ माइनस 32 बटे 9। इसमें सी के जगह पर आप रख दीजिए क्या? 0 रख दीजिए और इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान डैश को दर्शाता है। परम शून्य किसको दर्शाता है? तो इस 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान को दर्शाता है परम शून्य तापमान। देखिए तापमान को बढ़ाने का कोई सीमा नहीं है, बट तापमान को घटाने की सीमा है। आप जो है -273 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे नहीं कर सकते हैं, और यही -273 डिग्री सेल्सियस तापमान जो कहलाता है यह परम शून्य तापमान कहलाता है। इसके नीचे तापमान जा ही नहीं सकता है।
और इस तापमान पे क्या होता है, गैस के अणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक जो दिखाता है ये लो टेम्परेचर को दिखाता है। काफ़ी कम तापमान को क्रायोजेनिक कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आप लोगों को पता है कि पानी के घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, अधिकतम होता है। और यदि आयतन का बात करें न्यूनतम, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक ना। और पानी का घनत्व क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, अधिकतम होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो इसको आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसको चेंजिंग करके देख लीजिए इसका आंसर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला आता है क्या, C/5 बराबर K-273/5, ठीक ना। तो C के जगह पर आप रख दीजिएगा, कितना रख दीजिएगा, 78 डिग्री सेल्सियस रख दीजिएगा। और इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, देखिए कि कितना आता है इसका आंसर, ठीक ना। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना पड़ता है। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए सेल्सियस से किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो दिए गए तापमान 273 जोड़ना पड़ेगा। सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो क्या करना पड़ेगा कि 273 डिग्री सेल्सियस क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में समन माना जाता है। तो वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस ही क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यही चीज़ आपको सेल्सियस पूछता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 273 केल्विन जो होता है किसके बराबर होता है। तो 273 केल्विन जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, समझे बात को। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। तो यहाँ पर कहता है 273 केल्विन किसके बराबर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध होता है। तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं कि केल्विन में जो है, केल्विन में जो वैल्यू होता है वो माइनस में कभी नहीं आता है, ठीक है। सेल्सियस में माइनस में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में हो सकता है, बट केल्विन में जो है कि वैल्यू कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। आप लोग याद रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्न से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो फ़ारेनहाइट भी क्या है, तापमान का मात्रक, सेल्सियस भी है, केल्विन में है, बट पास्कल क्या है, ये दाब का मात्रक है। आप लोग याद रखिएगा पास्कल किसका, ये दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में होता है। तो यहाँ पर कहता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कहता है पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है पानी ठोस अवस्था में तो नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि ये द्रव अवस्था और गैस अवस्था में हो सकता है, ठीक ना।
बट यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस फिर है, ऑप्शन बी है। तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है कि पानी जो है कि ठोस अवस्था यानी बर्फ अवस्था और तरल अवस्था में ये हो सकता है। -1 पे तो क्या होगा, सिर्फ ठोस अवस्था होगा। -100 डिग्री से इसमें क्या सिर्फ ठोस अवस्था होगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों अवस्था में हो सकता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है। बर्फ का जो गलनांक बिंदु होता है, आपको पता है कि बर्फ जो गलता है 0 डिग्री सेल्सियस गलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। समझ बात को, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 373 केल्विन हो जाता है। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है 373 केल्विन के बराबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो घर्षण की घनता इस पर तो डिपेंड करता है, सामग्री का आयाम इस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन बेस इस पर निर्भर करता है, बट घर्षण पर डिपेंड नहीं करता है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर घर्षण पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि बर्फ के, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन क्या होता है, उष्मा का चालक होता है, सॉरी उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ताप का अंतर मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से किस में होता है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, फिर से आ गया, रिपीट हो गया। जिसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉयलर भट्ठी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसके पृष्ठ के विस्तार, प्रकार पर, सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सोलर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। सोलर कुकर के अंदर का रंग क्या, काला होता है। काला होने की वजह से क्या होता है, सूर्य प्रकाश का जितने भी हीट आते हैं उसको क्या करते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, काला हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुसरण करता है। पिंड का प्रारंभिक तापमान समय आलेख होगा, कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है। तो किसी ठोस वस्तु के द्रव में पिघलना क्या कहलाता है, ये कहलाता है संलयन की अव्यक्त उष्णता कहलाता है। ठीक ना, ये तो सीधा सीधा कह सकते हैं ये। इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, गलनांक है। गुप्त ऊष्मा क्वथनांक बिंदु है और संलयन की अव्यक्त उष्णता है। इसका सही आंसर गलनांक हो जाएगा। किसी ठोस वस्तु का क्या है, वह तापमान किसी ठोस का जो है द्रव्य बदलना संगलन कहलाता है। बट बोलता है वह तापमान क्या है जिस पे एक ठोस वस्तु द्रव में चेंजिंग हो जाता है, तो वह गलनांक कहलाता है। वह तापमान क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और आप लोग पता है कि बर्फ का जो गलनांक होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। जिस तापमान तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में चेंजिंग हो जाए तो क्या कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। यानी कि पानी का बर्फ में चेंजिंग होना क्या कहलाता है, वो जो तापमान जिस बिंदु पर तो क्या कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो क्या गैसीय अवस्था हो जाएगा। 0 से कम है तो ठोस अवस्था होगा। 0 से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर 100 के बीच है तो क्या हो जाएगा, वो द्रवस्था हो जाएगा। तो 257 डिग्री सेल्सियस है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक आप लोगों को पता है कि पानी का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट यहाँ पे दिया है कि आपको, यहाँ पे जो दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। आपको जैसे आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, C/5 बराबर क्या होता है, F-32/9 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे C की जगह देखिए पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को C की जगह पे बैठा दीजिए, आपका फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है देखते हैं। हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके वजह से। तो देखिए जब ठंडे के दिनों में जो पानी ले जाने में जो पाइप होता है, यदि इसमें पानी जम जाता है तो पानी जब जमता है तो उसका आयतन में क्या होती है, वृद्धि होता है। आयतन वृद्धि होने की वजह से पानी का जो पाइप होता है फट जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका सेंसर क्या, एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन मतलब क्या, प्रसार होता है, ठीक ना। पानी जब चेंजिंग होता है बर्फ़ में तो उसका क्या होता है, प्रसार होता है, और जगह नहीं मिलने की वजह से पाइप को क्या करता है, ये फाड़ देता है। तो एक्सपेंशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पर में क्या होगा। पानी का क्वथनांक बिंदु जो होता है केल्विन पर 373 केल्विन होगा, क्योंकि आपको पता है कि पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, बट 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, 373। इधर 100 जुटा तो उधर 100 जुट जाएगा, 373 केल्विन, ठीक ना। तो पानी के क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। 100 डिग्री सेल्सियस ही क्या होता है, 373 केल्विन के बराबर होता है। इसलिए शेष आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस तापमान को क्या कहता है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू करता है। तो द्रव उबलना जो शुरू करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक ना। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, द्रव उबलना शुरू करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी परिस्थिति का अपेक्षित गुणधर्म क्या है। किसी परिस्थिति का जो अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांति तापमान, वाष्पीकरण को गुप्त उच्च गुप्त ऊष्मा, इनमें से सभी। इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम। जल का वाष्पीकरण होता है हिमांक बिंदु पर, संगलन तापमान, क्वथनांक बिंदु पर, समस्त तापमानों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वाष्पीकरण कहता है, क्वथनांक कहेगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक मतलब खौलना होता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल जो खौलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर, बट कहता है जल का वाष्पीकरण, तो जल का वाष्पीकरण हर एक बिंदु पर होता है, हर एक तापमान पर होता है, ठीक ना। चाहे 0 डिग्री सेल्सियस रहे या 5 डिग्री सेल्सियस रहे या 100 डिग्री सेल्सियस रहे। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, समस्त तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक सतही परिघटना, कौन सी एक सतही परिघटना है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण जो होते हैं सतही परिघटना है, और अभी तुरंत इसके पहले बताया गया है कि जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण जो होता है हर एक पॉइंट पे होता है, हर एक तापमान पर होते रहता है। ये क्या सतह पर से होता है, जैसे नदी का जल ही है, तो नदी के जल का जो नदी का जो जल वाष्प बन के जो उड़ता है, तो कहाँ के जो सतह पे है जो जल वही वाष्प बन के उड़ता है। तो वाष्पीकरण की घटना जो होते हैं ये क्या होते हैं, सतही घटना होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा होता है। तो मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में
ये वाष्पन की वजह से ठंडा हो जाता है। पानी जो होते क्या करता है कि मिट्टी के बर्तन में जो रखा हुआ जल है, जल जो वाष्प बनता है, वाष्प बनने के लिए हीट चाहिए, और वो हीट लेता है कहाँ से है, जो मिट्टी के बर्तन के अंदर जो जल रखा है उसी से हीट लेके वो वाष्प बनता है। इसलिए क्या होता है कि वाष्प हीट लेने की वजह से क्या होता है कि जल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, वो कम जाता है और ठंडा हो जाता है। इसका सेंसर क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। रेफ्रिजरेटर लिक्विड में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो काम करता है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। गर्म अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। बिल्कुल एक नंबर सही हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो, एक नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है। थर्मल ऊर्जा के मापन से, अणुओं की गति से, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम के स्थानांतरण से, पदार्थ के थर्मोडायनामिक्स गुण से। जिसका आंसर क्या होगा, थर्मल ऊर्जा के मापन से संदर्भित नहीं होती हैं। अस्थिर अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह का तात्पर्य होता है। अस्थिर अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा, इसका मीनिंग ये होता है कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। इसका मीनिंग यही होता है। स्थिर अवस्था का मतलब यही होता है कि ऊष्मा प्रवाह की दर क्या है, स्थिर है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए लिक्विड में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी गति होती है? तो वाष्पीकरण गति धीमी सबसे होती है। वाष्पीकरण गति क्या होती है, सबसे धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम यह बताता है, ऊष्मागतिकी शून्यवां नियम क्या कहता है? इसका नियम यही कहता है कि जब, इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब दो प्रणालियों तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हो तो एक दूसरे के साथ भी ऊष्मा संतुलन में होती है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? जल का विशिष्ट आयतन पर 0 डिग्री, विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा दी जाती है तो क्या होगा? जल का विशिष्ट आयतन क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा दी जाती है तो क्या होगा बताइए, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो इसका आयतन क्या होगा, घटेगा, क्यों 0 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा हम दे रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक आज इसका आयतन इसका घटेगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस आगे जैसे टेम्परेचर जाएगा ना तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ब्रह्मांड की एंट्रोपिक प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या होती है, अधिकतम होती है। समझे बात को, ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या होती है, अधिकतम होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि सभी स्रोत की ऊष्मा वायुमंडल में जाती है। किसी भी स्रोत से जो हीट निकलता है वो कहाँ जाती है, वायुमंडल में, जिससे उसकी ऊष्मा, जिससे वायुमंडल की ऊष्मा जो है दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इसलिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी को क्या माना जाता है, अधिकतम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका समान ताप, सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त पैरोमीटर हो जाएगा, यानी विकिरण पैरोमीटर जो है। विकिरण पैरोमीटर द्वारा क्या होता है कि ऐसा नहीं कि ये सेंसेशन के ये जो है कि सेंसेशन, इस सेंसिंग पे आधारित ये थर्म पैरोमीटर हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि जिस वस्तु का टेम्परेचर मापना उसमें सटाना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेंसेशन के सिद्धांत पे काम करता है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुँचते हैं समान ऊष्मा ऊर्जा तक, समान एंट्रोपी तक, समान तापमान तक, समान आणविक ऊर्जा तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान तापमान तक। समान तापमान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वो क्या कहलाता है? तो थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें आयतन अस्थायी रहता है यानी वॉल्यूम अस्थायी रहता है वो आइसोकोरिक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आइसोकोरिक कहलाता है। यह हिंदी में क्या बोलते हैं? समआयतनिक कहते हैं या सममितीय कहते हैं। ठीक ना? तो सममितीय कहे या समआयतनिक कहे या आइसोकोरिक कहे, सब कुछ एक ही होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। दाब व आयतन का गुणनफल पी वी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहते हैं? इसको एंथैल्पी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एंथैल्पी कहा जाता है। एंथैल्पी बराबर क्या होता है? यू प्लस पी वी आता है, आंतरिक ऊर्जा प्लस प्रेशर और आयतन का गुणनफल, ये क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के सामने कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यही कहता है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं? तो हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से हीट के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊष्मागतिकी के किस नियम के थ्रू ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का मतलब प्रथम नियम से जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को हम किस नियम से जानते हैं? प्रथम नियम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदर्श गैस समीकरण के लिए इंथैल्पी में परिवर्तन एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन दिया गया हो? तो इसका से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सी पी डेल्टा, सी पी गुना डेल्टा टी। सी पी मतलब होता है कांस्टेंट प्रेस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सी पी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू क्या यहाँ पे डेल्टा टी है, यानी डिफरेंस इन टेम्परेचर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? एंट्रोपी को कौन परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय नियम। एंट्रोपी कौन परिभाषित करता है? द्वितीय नियम। शून्यवां नियम से हमको क्या मिलता है? शून्यवां नियम से तापमान मिलता है। ठीक है। प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत मिलता है और द्वितीय नियम से क्या मिलता है? एंट्रोपी को परिभाषित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है वह क्या होता है? तो ये -40 होता है। ये क्या होता है? -40 होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। -40 जो वैल्यू है वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों के लिए क्या होता है? सेम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था ताप गति के प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ताप गति के प्रथम नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जब जल जम जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है? जब जल जम जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है कि घट जाता है। इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। जब जल जमता है तो इसका आयतन क्या होता है? वृद्धि होता है, बट इसका घनत्व क्या होता है?
घटता है, तो यहाँ घनत्व पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। ठीक ना, सॉरी, घनत्व क्या हो जाएगा, आयतन यहाँ पे घटता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा डैश पर निर्भर करती है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, तापमान पे डिपेंड करती है। ठीक नहीं, किस पे डिपेंड करते हैं, तापमान पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक ना, ऊष्मा शोषी रहता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषण, यानी कि ऊष्मा का अवशोषित करना। बस यहाँ पे क्या ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से आप लोगों को 72 क्वेश्चन करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।